नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए मंगलवार को एक अहम दिशा निर्देश जारी किया। कोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी की बजाय पुलिस को 7 दिन के भीतर जांच करनी चाहिए और फिर आगे की कार्रवाई। यदि कोई आरोपी व्यक्ति सार्वजनिक कर्मचारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, और अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है तो संबंधित जिले के वरिष्ठ अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही ऐसी अनुमति के लिए कारण दर्ज किए जाएंगे और गिरफ्तार व्यक्ति को संबंधित अदालत में पेश कराना होगा। और अगर इस तरह के निर्देशों का उल्लंघन होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ अवमानना की कार्रवाई भी होगी। आज अपने इस कार्यक्रम में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को SC/ST एक्ट में सेफगार्ड की जरूरत क्यों पड़ी है, इसका असर क्या होगा और क्या इससे दुरुपयोग के मामले रुक जाएंगे, और क्या SC/ST एक्ट का जो लक्ष्य, जो मकसद था, कहीं उस पर कहीं कोई चोट तो नहीं लगेगी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से, स्वागत है आपका। देश रतन निगम हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका स्वागत है। चंद्रभान प्रसाद जी हैं, दलित चिंतक, हमारे साथ। चंद्रभान जी स्वागत है। और पूर्व DGP विक्रम सिंह जी हमारे साथ होंगे इस चर्चा में शामिल। आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत में करना चाहूँगा आपसे सिंह साहब, जिस तरीके से SC/ST एक्ट जब बनाया गया और जो मकसद था, सुप्रीम कोर्ट को इसमें सेफगार्ड देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, हो क्या रहा था, ये तो सभी जानते हैं कि अत्याचार हो रहे थे, वो कोई और ये गांव में अभी भी होते हैं, लेकिन इसका गलत दुरुपयोग जो होने लगा, और उस दुरुपयोग में ये था, लोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ भी इस तरह का केसेस फाइल करने लगे और ब्लैकमेल कर रहे थे। अधिकारियों ने मान लीजिए किसी की एडवर्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिख दी है तो उसके खिलाफ, हो सकता है वो जेन्युइन रिपोर्ट है, तो उसके खिलाफ भी इस तरह के केसेस फाइल कर दिए जाते थे। और भी इस तरह के जो केसेस हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केसेस आने लगे थे। तो इससे आखिर में अगर ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, उसको भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो वो अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए लगा कोर्ट को कि ये सेफगार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसका दुरुपयोग ना हो। एक्ट बना, बहुत अच्छा बना, और अभी भी वो अपनी उपयोगिता सार्थक कर रहा है, लेकिन इन सेफगार्ड्स की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लगा था। ओके, चंद्रभान सिंह जी, क्या सुप्रीम कोर्ट के सेफगार्ड की जरूरत आपको लगता है इस एक्ट को लेकर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा? अगर दुरुपयोग की बात है तो जो जजमेंट, जो ऑब्जर्वेशन आया है, डायरेक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो यह भी एक अपने अधिकार का दुरुपयोग है। तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये दुरुपयोग है अधिकार का? देखिए, जो इस देश की जाति व्यवस्था के बारे में जानते हैं, उन्हें ठीक से मालूम होना चाहिए कि दलित कभी जबरदस्ती किसी के खिलाफ कोई केस नहीं करता है। आज भी उस पर इतना दबाव है। चले, मैं आपने जो पॉइंट रेस किया उसको मैं आगे ले जाना चाहूँगा। सत्यप्रकाश, जो ये सेफगार्ड सुप्रीम कोर्ट को लगाने पड़े हैं, ये कितने ज़रूरी आपको देखते हैं? क्योंकि अलग अलग लोगों की राय और जो रिकॉर्ड हैं सरकारी दफ्तरों में, जैसा कि रतन साहब कह रहे थे, और इसके अलावा पब्लिक में भी, कि काफ़ी मामले संजीदा ज़रूर होते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर उसका दुरुपयोग सामने आया है। देखिए, जिस मामले में ये फैसला आया है उसके अगर तथ्यों की जानकारी हमें हो तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक कोई ब्यूरोक्रेट थे महाराष्ट्र से, एक मामला आया था जिसमें कि कोई दलित कर्मचारी थे, उनके 2 सुपरवाइजर्स ने उनका एक तरह से समझे कि उनके खिलाफ टिप्पणी कुछ की थी ऑफिशियल कैपेसिटी में। वो कास्ट वाली कोई टिप्पणी नहीं थी, ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके काम काज को लेकर कोई टिप्पणी थी। उसके बाद उन्होंने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनके प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन के लिए आवेदन गया था उनके सीनियर के पास। वो सीनियर साहब जो थे, उन्होंने वो ग्रांट नहीं करी, वो सैंक्शन मना किया। इसके लिए जो ऑफिशियल कैपेसिटी में पहले 2 लोगों ने कुछ टिप्पणी की थी उनके कामकाज पे,
उसके बाद जो उनके खिलाफ केस हुआ 2 लोगों के खिलाफ, उसके सैंक्शन के लिए उनके सीनियर के पास गया था, तो सीनियर ऑफिसर ने वो सैंक्शन मना कर दिया था प्रोसिक्यूशन के लिए। इसके लिए उनके खिलाफ भी SC/ST एक्ट के तहत मामला दायर किया गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया था क्वाश करने से, केस खत्म करने से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया है। अगर कोई कर्मचारी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर दलित कर्मचारी हूँ, आप मेरे बॉस हैं और आपने मेरे काम को लेके, जातिगत टिप्पणी नहीं, आपने मेरे काम को लेके अगर कोई नकारात्मक टिप्पणी की है, उसके लिए मैं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करूं और आपके खिलाफ मामला दायर करूं, और ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, तो उसमें सरकारी कर्मचारियों को ये दिक्कत आ रही थी। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के सामने था। दूसरा, जो नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसके आंकड़े बताते हैं कि करीब 15 से 16% ऐसे मामले हैं जिसमें कि एक तरह से कहिए कि वो ये केसेस उसमें ये नहीं हो पाते हैं, एक तरह से चार्जशीट के लेवल तक भी नहीं, डिस्चार्ज हो जाते हैं लोग। लेकिन बाकी केसेस जो आगे बढ़ते हैं उसमें जो एक्विटल का रेट है, या कहें कि बाकी जो ये हैं कंपाउंड हो जाते हैं केसेस कॉम्प्रोमाइज होके, वो बहुत ज़्यादा है। तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है। उसके कारण ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक्ट में दिक्कत है, या तो बहुत ज़्यादा फॉल्स केसेस फाइल हो रहे हैं, ये एक जेन्युइन कंसर्न आया है। लेकिन जो चीज़ चंद्रभान जी ने कही कि समाज की जो वास्तविकता है वो ये है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और लगभग हिंदुस्तान के हर हिस्से में हो रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ जो कुछ हो रहा है, और संविधान में 1950 में ही जो धारा 17 है उसके तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, अनटचेबिलिटी खत्म हो गई। उसके बाद से 1955 में पहला कानून बना, 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना है, और उसके बाद 1989 का एक्ट जिसके तहत अभी जो कानून चल रहा है। आपको अगर ध्यान में हो, 2015 में इस कानून में तब्दीलियां लाई गई थी, और तब्दीलियां लाई इसलिए गई थी कि कानून के बावजूद अत्याचार हो रहे हैं, रोक नहीं पा रहा था। पार्लियामेंट को ये लगा कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए, और कुछ जगह प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की भी बात की गई है। तो मुझे जो लग रहा है कि जहां संसद एक तरफ ये मान के चल रही है कि कानून को और कहें कि कड़ा करना चाहिए, ताकि जो दलित लोग हैं और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जा सके, लेकिन इसके दुरुपयोग की वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको डाइल्यूट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो विधायिका जिस तरफ जा रही है और न्यायपालिका जिस तरफ जा रही है, उसमें दोनों में सामंजस्य नजर नहीं आता। पूर्व DGP विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, यूपी में आप रहे हैं। विक्रम सिंह जी, SC/ST एक्ट को लेकर और उससे पहले जब एक्ट आया था, हमने लगातार घटनाएं अलग अलग राज्यों में देखी थी, और आप खुद एक बड़े प्रदेश के मुखिया रहे हैं, पुलिस विभाग में आपने भी करीब से देखा ऐसे मसलों को। वो मंशा जिस तरीके की थी इस एक्ट को लाने के बाद, और जैसा कि हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वो बहुत एक कड़े कठोर कदम कानून के तहत से लाया गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसमें दुरुपयोग की आशंका के चलते सेफगार्ड लगाता है, तो आपको लगता है कि कितना वाजिब, और क्या वाकई ये कहीं उस हक या उनके उस जो एक दीवार दी गई थी, उनको जो एक इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार दिया गया था, कहीं उसको कमजोर तो नहीं करता? मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए ये बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा, सबसे पहले कि अत्याचार अनुसूचित जातियों के ऊपर, अनुसूचित जनजातियों के ऊपर होता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। कालांतर में, दशकों में उसमें कोई उल्लेखनीय गिरावट आई हो, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सरकार की और शासन की जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है और जो प्रोन्नति में व्यवस्था है, उसको भी अगर आप निकाल कर देख लें तो शायद हम लोग उसमें बहुत पीछे हैं कि जो सेफगार्ड्स एम्प्लॉयमेंट में, रिजर्वेशन में और जगहों पर है, उसमें बहुत लंबी यात्रा हमें तय करनी होगी। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा कटु सत्य है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और दहेज अधिनियम का जितना दुरुपयोग समाज ने किया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। तो इसका जो मेरिट था, जो उद्देश्य था, उसको करीब करीब इन्होंने नकारने का पूरा प्रयास किया। यह संतोष का विषय है। मैं इसको कहूँ संतोष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप मात्र इतना है कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसको और सक्षम बनाए कि अगर कोई पूर्वाग्रह से कोई गिरफ्तारी होती है, नंबर 1 की प्रारंभिक जांच जो कि डिप्टी SP या उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की जाएगी। इसके उपरांत
अगर गिरफ्तारी होती है, अगर सरकारी सेवक है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, जनता का व्यक्ति है तो एसएसपी के लिखित आदेश के उपरांत ही गिरफ्तारी संभव है। नंबर 3, एक प्राविधान दिया गया है एंटिसिपेटरी बेल का। इससे ये इसके डाइल्यूट नहीं हुए, लेकिन जो एक इस अधिनियम का एक महत्व था, जो एक कठोरता थी और जो एक व्यवस्था थी, एक गरिमा थी, मैं समझता हूं कि अवश्य उसका कारण भी हम और आप ही हैं। इसका इतना दुरुपयोग किया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, अनुच्छेद संविधान की 14 से 16 तक का हवाला देना पड़ा कि समाज में एक रूपता आए, समाज में भेदभाव न हो, जातीयता समाप्त हो। जातीयता समाप्त होना ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा स्वागत करते हैं, बड़े सम्मान के साथ ये निवेदन करते हैं। हम नहीं चाहते जाति व्यवस्था हो, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अत्याचार जो हो रहा है और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका अनुपालन ही हमने भली भांति कर लिया होता। सिंह साहब, आप अगर ये देख लें कि अगर विक्रम सिंह जो जी, क्या व्यवस्थाएं हैं, इस ये जो कानून को टिप्पणी लागू करने हल्की में फुल्की पुलिस बातें की हो कमी या पुलिस का सही तरीके से निरीक्षण या परीक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये तमाम कारण थे जो कि उसके दुरुपयोग को बढ़ा रहे थे, जिम्मेदार थे? सही सवाल और माकूल जवाब सबका तीनों का हाँ में। नंबर 1, पुलिस की कमी, और क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन का अधिकार डिप्टी एसपी का है, राजपत्रित अधिकारियों की कमी के कारण इसमें विवेचना की गुणवत्ता में कमी आई। एक विद्वान पैनलिस्ट ने कहा कि 15% अपराध तो वो जाते ही नहीं, वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, एक्सपंज हो जाते हैं, और बाकी लगभग 90% या तो एक्विटल हो जाता है या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। आगे ये सही है, लेकिन क्या ये इकलौता वाहिद एक्ट है जिसमें कि इसका दुरुपयोग हुआ है? क्या रासुका में नहीं हुआ है, गैंगस्टर एक्ट में नहीं हुआ है, मकोका में नहीं हुआ? दुरुपयोग सभी एक्ट्स में यदा कदा होते ही हैं, इस एक्ट में भी हुए हैं, लेकिन एक्ट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, और राजनीतिक मित्रों से मैं ये जरूर कहूंगा कि इस कानून का दुरुपयोग करने की कृपा न करें, क्योंकि इस कानून में नॉन SC ST एक्ट के कृपया धारा 40 को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें यह भी है दुरुपयोग करेंगे तो इस एक्ट के अंतर्गत आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पुलिस अधिकारी। जी सर, मैं लौटूंगा सर आपके पास देशरत्न जी, लेकिन जिस तरीके से सेफगार्ड हैं, सेफगार्ड लगने के बाद जो बैलेंस है, क्या वो राइट्स जो हैं एक्यूज्ड के और विक्टिम के बीच के जो बैलेंस की बात हो रही है, कहीं वो हार्म तो नहीं होंगे, कहीं वो एक तरफ टेल तो नहीं हो जाएंगे, इसकी आशंका है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से जांचा है और तब इस तरह का फैसला आया है, और अत्याचार हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग, उससे क्या होता है, गेहूं में घुन भी पिसता है। जो सच्ची कंप्लेंट्स हैं, जो सत्य आपकी शिकायतें हैं, उनको भी फिर नहीं लिया जाएगा सीरियसली। तो ये सेफगार्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि जो सही कंप्लेंट्स हैं और जो गलत कंप्लेंट्स हैं उनमें फ़र्क शुरू में ही पता लग जाएगा आपको, वो आगे नहीं चलेंगी। और जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो खुल के स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से जो काम उनको करने हैं वो करेंगे, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव करने हैं, पता लगा किसी ने आरोप लगा दिया और वो जेल के अंदर चला गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कानून को दोनों पहलू देखने हैं। और दूसरा, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी पुलिस है और क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, दोनों एक ही व्यक्ति करता है। ये हमारी दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह के जो अत्याचार हैं, उसके लिए स्पेशलाइज एक एजेंसी है, जैसे इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जैसे आपका। अब देखा यह जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है वही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसमें कंपिटेंसी नहीं है उस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने का। लेकिन सेफगार्ड के बाद एक जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें से एक सवाल मैं चाहूंगा कि जिसको आप थोड़ा सा एड्रेस करें। वो कह रहे हैं कि जब एक ऑफिस में एक दलित या फिर पिछड़े या इस तरह के समाज से लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कुछ अपशब्द घटनाएं होती हैं अपमान की, और जांच के लिए जिसको नामित किया जा रहा है वो उसी वर्ग से आता है जो कि उसके पक्ष के खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर ये नए सेफगार्ड कहीं उसके हक को ज्यादा मारेंगे, पहले की तुलना में कुछ फर्क होगा नहीं? देखिए, चंद्रभान जी ने यही न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा दिया सुप्रीम कोर्ट की, कि ये जो वहां से आया है वो भी शायद उसी पक्ष के लोग हैं। इन्होंने जिस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कही अभी थोड़ी देर पहले, उससे सुप्रीम कोर्ट पर ही इन्होंने सवाल उठा दिया। देखिए, आप समाज में ऐसी बातें नहीं ला सकते, इस तरह का अविश्वास नहीं पैदा कर सकते। जिस ऑफिसर को या जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये होगा कि
कोई भी दलित आदमी के खिलाफ जो भी अगर इस तरह की गलत कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी, उसके लिए दलित ही करे। इस तरह की चीजें नहीं हो सकती हमारे डेमोक्रेसी में। आपको विश्वास करना पड़ेगा जो व्यक्ति हुआ है। हाँ, अगर किसी गलत मंशा से हुआ है और उसको अगर साबित कर दें, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चंद्रभान जी, क्या सहमत हैं आप जो देशरतन जी कह रहे हैं कि जो मंशा है वो क्या है और जो सेफगार्ड हैं उसकी जरूरत असल में है किस लिए? मेरा नाम चंद्रभान प्रसाद है और मैं एक दलित हूं। जो बाकी जो पैनल में बैठे हैं इनकी अपनी अपनी जाति बता देंगे क्या प्लीज? भाई, हम जातिवाद में विश्वास करते तो जरूर बता चंद्रभान जी, देते आपको। बात जाति नहीं, बात यह है कि जो सेफगार्ड, जो कानून के तहत जो एक नहीं, ये देखिए, ऐसा भोलापन नहीं चलेगा। भारत में आज भी जो लोग अपने बच्चों की शादियां जाति के आधार पर करते हैं, यह संभव है कि दलित के साथ व्यवहार करते समय वो दलित की जाति अपने ध्यान में रखते हैं। एक ही ये कानून था जिसमें दलित थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करता था कि उस पर हमले होंगे तो इस कानून का उपयोग करेगा। उसी कानून पर पत्थरबाजी हो रही है और बड़ी बहसें हो रही हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा कौन सा कानून इस देश में है जिसका दुरुपयोग की घटनाएं नहीं होती हैं? खत्म कर देंगे, बदल देंगे सब। चंद्रभान जी, ऐसा कौन सा कानून है? इसीलिए सेफगार्ड्स लाए पंजाब जाते नेशनल बैंक हैं। में फ्रॉड हो गया तो क्या बैंक बंद कर देंगे आप? तो आप बताइए, इस तरह की सेफगार्ड अगर है, ये मैंने निवेदन अपनी भी अपनी किया था। जाति की बात मत करिए, मैं बात संविधान ही कर रहा हूँ। मैं भी संविधान की बात कर रहा हूं चंद्रभान जी। अगर इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है, आप ही बताइए क्या सेफगार्ड होंगे अगर हो। अरे क्या बात कर रहे हैं संविधान की? अपनी बिरादरी की बात, आप अपने जाति की रक्षा की बात कर रहे हैं। अरे चंद्रभान जी, आपने तो चंद्रभान सुप्रीम जी, कोर्ट पे भी सवाल उठा दिए। चर्चा को तथ्यों के साथ हम आगे ले जाएं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं उस सवाल को उठाने का एक तरीका हो सकता है चंद्रभान जी, और एक जो संवैधानिक मर्यादा है उसके साथ हम उस चर्चा को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, जो चिंता है वो भी जायज है और उसको भी आप दरकिनार सीधे नहीं कर सकते। अगर जो सीधे जमानत की बात हो रही है, अरेस्ट को हटाने की बात हो रही है सेफगार्ड के तौर पर, इससे बदलेगा क्या? क्या इससे हक पूरी तरीके से उनका खत्म हो जाता है या उनकी लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है? ऐसी मंशा या ऐसा जो एक संदेश है, क्या वाकई ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इसको और वरिष्ठ, जो सारे अधिकार थे वो एक और वरिष्ठ स्तर पे दे दिए गए हैं। अरेस्ट के बारे में, अगर अरेस्ट एसएसपी अगर जनता का व्यक्ति हो और अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये जरूर है कि इस पे कुछ विलंब होगा, लेकिन वैसे भी आजकल इस अधिनियम के जो केसेस हैं लगभग 90 दिन लगते हैं इनकी विवेचना को पूरा करने में, और परिणाम आपके सामने है। लगभग 90% केसेस या तो दोषमुक्त होते हैं या बाहर से ही सेटल हो जाते हैं। इसलिए अगर 2-3 दिन के विलंब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी का उसमें कारण आ जाए या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाए, केवल प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर, और उसके बाद अपराध पंजीकृत हो, आवश्यकता अनुसार अगर कोई पूर्वाग्रह है तो एंटिसिपेटरी बेल का प्राविधान है। ये केवल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इससे इसके प्राविधानों को डाइल्यूट नहीं किया गया है, ना हल्का किया गया है। सजा के जितने परिमाण हैं वो यथावत हैं, जो दंड के प्राविधान हैं वो यथावत हैं, और इसके बाद के भी जो उसकी कार्रवाई है, इसकी विवेचना की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राजपत्रित स्तर पर इसकी विवेचना की जाएगी, वो यथावत है। इसमें तेरा यही कि अगर जो दुरुपयोग हुआ है, इसके अलावा भी आपने देखा कि पोटा था, टाडा था, गैंगस्टर एक्ट है, और जिस किसी में भी एक्ट में यह है कि अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो उसको दुरुपयोग करने वाले विवेचक पुलिस अधिकारी दंड का प्राविधान है और दंडित किए भी गए हैं। मैं कितने भी आपको उदाहरण दे सकता हूं चंद्रभान जी को कि कितने भी ऐसे पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनको कि दंडित किया गया है अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने में। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी एक संवैधानिक संस्था है, गरिमामयी संस्था है, और मैं उसमें कोई दोषारोपण करने को अपने को सक्षम नहीं मानता हूं। और अगर मेरा कोई किसी प्रकरण में मतभेद होगा, मैं स्वतंत्र हूं एसएलपी दाखिल करने के लिए, मैं स्वतंत्र हूं उसको पुनर्विचार की आख्या देने के लिए, लेकिन अगर मेरा किसी कृत्य से मतभेद होगा, मैं उसकी खुलेआम टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जिस तरीके से सत्यप्रकाश चंद्रभान जी एक आशंका जाहिर कर रहे हैं, हालांकि उनका जो तरीका है वो उससे हम सब असहमत हैं और उनके एक निजी विचार हैं संवैधानिक संस्था को लेकर। इस नए सेफगार्ड के जरिए जो बदलाव है, वो बदलाव क्या वाकई जो अधिकार SC/ST को हैं इस कानून के तहत दिए गए हैं, क्या उसको कमज़ोर करते हैं?
एक, या फिर जो कि डीजीपी साहब, एक्स डीजीपी कह रहे हैं कि वो एक ऑफिसर का लेवल बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया गया है सेफगार्ड के जरिए, वो कहीं ज़्यादा परिपक्व तरीके से उसको कार्रवाई कर सकता है, ये एक बेहतर कदम के तौर पर है। देखिए, विक्रम सिंह जी ने जैसा कि कहा कि जो मूल प्रावधान है जिसमें सज़ा के प्रावधान है, जो बाकी जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो ट्रायल के दरमियान होगी, स्पेशल कोर्ट्स बनने हैं, बाकी कहीं कोई तब्दीली नहीं है। जो तब्दीली है वो अरेस्ट को लेके है। वो ये है कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, अगर सरकारी आदमी है तो फिर उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सैंक्शन होगा, अगर कोई प्राइवेट पर्सन है तो एसएसपी का रिटर्न परमिशन होगा। ये चीज़ें इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए है। एक जो प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश हो उसके बाद ही, ऐसा नहीं कि किसी ने किसी के खिलाफ कुछ लिख दिया और वो व्यक्ति जेल में चला गया। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनके सामने समस्या बड़ी विकट होती है। विकट ये होती है कि एक तरफ तो SC/ST एक्ट है जिसके तहत जो संविधान का जो मैंडेट है आर्टिकल 17 का, अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गया, उसके बावजूद अगर किसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कैसे रोके, उसके लिए जो कानून बना हुआ है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, उसके मैंडेट को कैसे फुलफिल किया जाए। और दूसरी तरफ जो एक्यूज्ड है उसके भी राइट्स हैं, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, जिसको कहते हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो ये दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, और उस संतुलन तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं। और ये जो बैलेंस, ये बहुत कठिन काम होता है। जो अब आप जैसे केरल से एक जो मामला आया था उसमें भी यही था, एक तरफ पर्सनल लिबर्टी का मामला है और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वुमन इज़ फ्री टू गो विद द पर्सन सी लाइक्स, लेकिन दूसरी तरफ जो NIA का प्रोब है वो जारी रहेगा। तो ये कोर्ट्स के सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिसमें कि उनके लिए संतुलन बनाना बड़ा कठिन होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अगर अरेस्ट के पहले के कुछ सेफगार्ड्स अगर सुनिश्चित कर दिए जाएं तो शायद सरकारी कर्मचारियों को भी और बाकी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको भी उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो मुख्य प्रावधान है जिसमें सज़ा का भी प्रावधान है, स्पेशल कोर्ट्स का भी प्रावधान है और बाकी सारी चीज़ें यथावत है। तो ये जो डाइल्यूट जो मेन प्रोविजंस हैं वो नहीं हुए हैं, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स उसमें कुछ बेशक ऐड हो गया। दीक्षित जी, एक आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि नए सेफगार्ड घूम फिर कर जो DGP साहब, एक्स DGP कह रहे थे कि इम्प्लीमेंट करने को लेकर पहले भी सेक्ट को लेकर दिक्कत थी, जिसके चलते दुरुपयोग के मामले बढ़े। नए सेफगार्ड को भी इम्प्लीमेंट उन्हीं लोगों को करना है, उसी सिस्टम को करना है। कैसे हम पहले की बजाय अब ज़्यादा दुरुस्त कर पाएंगे या फिर दुरुपयोग की आशंका को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, कोई भी चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है तो एक तो इनके जो जिन लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना है उनकी सही ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बोल देने से मुझे नहीं लगता है कि एकदम चेंज आ जाएंगे, बदलाव आ जाएगा। आप जो ऑफिसर्स इसमें कंसर्न, जैसे DSP हुआ, SSP हुआ, और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जनरली अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए, क्योंकि उनको ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा जो सही केसेस हैं वो भी ना इधर चले जाएं। तो इसलिए वो सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और जो प्रीमा फेसाई इंक्वायरी है, देखिए फर्स्ट स्टेज है जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है जो कि DSP को करनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट उसके बाद होता है। अगर कंप्लेंट जायज़ और सही पाई जाती है प्राइमा फेसाई तो उसके बाद ही अरेस्ट होता है। तो उस स्टेज पे DSP की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जो सही केसेस भी ना निकल जाएं। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि इस ऑफिसर का रोल सबसे ज़्यादा DSP का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अरेस्ट होना ना अरेस्ट होना उसके बाद की बात आती है, एक बार कंप्लेंट रजिस्टर हो गई तब। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए, राय रखने के लिए कि SC/ST एक्ट को जिस तरीके से दुरुपयोग की आशंका के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेफगार्ड दिए गए हैं उसके मायने क्या हैं और क्या इससे इस कानून का दुरुपयोग रुक पाएगा, लेकिन साथ ये भी कि क्या इससे कहीं उन लोगों का हक तो नहीं खत्म होगा जिन्हें एक बड़ा हथियार हमारी संसद ने दिया था। इस पैनल में, इस डिबेट में जो विचार लोगों ने रखे वो उनके निजी विचार थे। राज्यसभा TV का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।